दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में आग लगने से 3 मासूमों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है। ये आग देर रात दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बनी झुग्गियों में लगी। हालांकि दमकल की 10 गाड़ियों ने आग को करीब घंटे भर में काबू कर लिया, लेकिन तब तक एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि मोमबत्ती गिरने की वजह से आग लगी और उसके बाद झुग्गियों में खाना पकाने के लिए रखे छोटे सिलेंडर में धमाका हो गया। साल 2012 में फौज के तख्ता पलट की कोशिश करने की खबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने सही बताया है। दिल्ली के एक बुक लॉन्च के मौके पर एक पत्रकार के सवाल पर तिवारी ने कहा कि जो खबर अखबार में छपी वो सही थी। एक अंग्रेजी अखबार ने एक खबर प्रकाशित की थी। खबर के मुताबिक तत्कालीन जनरल और मौजूदा कैबिनेट मंत्री वीके सिंह तख्ता पलट की कोशिश में शामिल थे। It's unfortunate, but the story was true. The story was correct. पठानकोट में आतंकी हमले के बाद शक के दायरे में आए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचेंगे। एसपी को एनआईए ने सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। सलविंदर सिंह ने ही सबसे पहले आतंकियों को देखा था। एसपी का कहना था कि आतंकियों ने उन्हें दोस्त और एक रसोइये के साथ अगवा किया और फिर रिहा कर दिया गया। पठानकोट हमले के साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसने के लिए पाकिस्तान ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। अमेरिका ने उसे पूरा समर्थन देने की बात कही है। पाकिस्तानी विदेश सचिव ने कहा है कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं और किसी भी दहशतगर्द को पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। राजस्थान पुलिस ने सरहद पर निगरानी में कोताही बरतने वाले बीएसएफ के 2 जवानों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दोनों जवानों पर पाकिस्तान से होने वाली स्मगलिंग में मदद करने का आरोप है। एक दिन पहले पंजाब के मोहाली से भी बीएसएफ का एक जवान पाक हैंडलर्स की मदद के आरोप में पकड़ा गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम मंदिर निर्माण को लेकर सेमिनार का आज आखिरी दिन है। आज बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी 4 बजे इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम मंदिर पर सेमिनार कल शुरू हुआ था, जिस पर जमकर सियासत हुई। आज भी हंगामे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े छात्र संगठनों समेत शिक्षक संघ भी सेमिनार का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करेंगी। सोनिया गांधी मोहम्मद सईद के निधन के बाद शोक जताने आज दोपहर 3 बजे श्रीनगर पहुंचेंगी। महबूबा मुफ्ती के फौरन सीएम पद की शपथ न लेने की वजह से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया है। मुख्यमंत्री सईद के निधन के बाद पीडीपी ने सर्वसम्मति से महबूबा का नाम सीएम पद के लिए दिया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में पूरे होने तक शपथ लेने के लिए राजी नहीं है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने किया है ट्वीट। उमर ने कहा कि सूबे की कमान तीसरी बार राज्यपाल एनएन वोहरा के पास आ गई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति गर्मा गई है। अजीत जोगी और उनके विधायक पुत्र अमित जोगी के खिलाफ चले अनुशासन के डंडे के बाद जोगी खेमा अब दिल्ली आने की तैयारी कर रहा है। अजीत जोगी दिल्ली में राहुल गांधी से मिलेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की शिकायत करेंगे। पीसीसी ने अजीत जोगी के निष्कासन की सिफारिश की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ बैठक करेंगे। ओबीसी मोर्चा के साथ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह की मीटिंग दोपहर 12 बजे होगी। माना जा रहा है कि यूपी में चुनाव को लेकर अमित शाह पिछड़ों के बीच बड़ी रणनीति पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चला रहे अनोखी मुहिम। शिवराज आज भोपाल के लोगों को शपथ दिलाएंगे कि वो कार बाइक की जगह ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। लालू प्रसाद यादव लगातार 9वीं बार आरजेडी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। लालू 3 साल के लिए फिर पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं। चुनाव में किसी और ने नामांकन नहीं किया। लालू ने जब से आरजेडी का गठन किया है तब से ही वो इसके अध्यक्ष हैं। जनता दल से अलग होकर लालू ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन समाज की एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। किताब का नाम मारू भारत सारू भारत यानी मेरा भारत अच्छा भारत है। कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया जाएगा। आरएसएस के स्वयंसेवक बैंड ने बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान दी खास प्रस्तुति। बैंड ने विदेशी वाद्य यंत्रों से तैयार की गई नई भारतीय धुन बजाई। इस दौरान करीब 2100 स्वयंसेवकों ने व्याली कवल से मालेश्वरम तक पदयात्रा भी निकाली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज रांची स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी मेसरा के कन्वोकेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रांची के आर्ट हाउस में प्रणब ने कल शाम एक आर्ट गैलरी का भी उद्घाटन किया। साथ ही तकनीकी विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से खेल मंत्री शिवचंद्र राम और वाणिज्य मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ बैठक की। बीसीसीआई के रत्नाकर शेट्टी और केबीपी राव मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग में पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का फैसला लिया गया। वडोदरा म्यूजियम में पहली बार हुई एक अनोखी प्रदर्शनी, जिसमें 300 साल से ज्यादा पुराने ताले और चाबी को दिखाया गया। देश विदेश से लाए गए ये ताले और चाबी आज भी काम करते हैं। इनका वजन 30 ग्राम से लेकर 35 किलोग्राम तक है। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। डीडीसीए का कहना है कि दोनों नेता लगातार डीडीसीए पदाधिकारियों और उनके कार्यशैली पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन के छोटे भाई फुरकान हुसैन के खिलाफ एक लड़की ने छेड़छाड़ की शिकायत दी है। मंत्री के भाई पर हौज काजी थाने में धारा 354, 506 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लड़की का आरोप है कि उसके मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसे तोड़ने के लिए एमसीडी का नोटिस आया। नोटिस लेकर वो इलाके के विधायक इमरान हुसैन के ऑफिस गई, जहां उसे इमरान का छोटा भाई फुरकान हुसैन मिला, जिसने उसके साथ बदसलूकी की। दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने पल्स ग्रुप के चेयरमैन निर्मल सिंह भंगू और उनके 3 साथियों को 10 दिन पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के आरोप में सभी को गिरफ्तार किया था। कंपनी पर आरोप है कि इसने पोंजी स्कीम्स के तहत करीब 6 करोड़ निवेशकों से 50,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मामले की जांच सेबी के अलावा सीबीआई और ईडी भी कर रहे हैं। दिल्ली में आज का मौसम घने कोहरे से बचा रहेगा, लेकिन ठंडी हवाओं से पारा लुढ़कने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि 2 दिन बाद से फिर घना कोहरा बढ़ने की भी आशंका है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेन और फ्लाइट्स देर से चल रही हैं। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप अगले कुछ दिनों तक रहेगा। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमले में मारे गए शहीद जवानों को दिल्ली वालों ने श्रद्धांजलि दी। इंडिया गेट पर देर शाम जुटे लोगों ने कैंडल जलाकर शहीदों को नमन किया। इस दौरान लोग हाथों में बैनर भी लिए हुए थे। मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल आज दिन भर थमी रहेगी। मध्य रेलवे के भायखला से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के बीच बने हैनकॉक रेलवे ओवरब्रिज को तोड़ने की वजह से इस रूट पर लोकल 18 घंटे तक बंद रहेगी। हैनकॉक ब्रिज करीब 136 साल पुराना है। रेलवे लाइन सोमवार से पहले सामान्य हो सके, इसके लिए इस ऐतिहासिक ब्रिज को तोड़ने के लिए रेलवे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान करीब 100 लोकल ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद 1993 धमाके के आरोपी मुस्तफा दौसा के जेल में सिगरेट पीने का मुद्दा गर्म हो चला है। जेल प्रशासन पर जहां मुस्तफा को जेल में सुविधाएं मुहैया कराने का आरोप लग रहा है, वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि जेल की कैंटीन में सिगरेट की बिक्री होती है और ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। मुंबई के बांद्रा में समंदर में डूबी लड़की और एक शख्स के शव की तलाश का काम जारी है। अंधेरा होने की वजह से रात में रेस्क्यू का काम रोक दिया गया था। बैगनवाड़ी इलाके में रहने वाली 3 छात्राएं बांद्रा के बैंड स्टैंड पर बने फोर्ट घूमने पहुंची थीं, लेकिन सेल्फी लेते वक्त अचानक 18 साल की तरन्नुम नाम की लड़की किले की दीवार से समंदर की ओर गिर पड़ी। रमेश वालनूज नाम का शख्स उसे बचाने गया, लेकिन दोनों समंदर में जा गिरे। मुंबई में एक मेनहोल में गिरने की वजह से नौकरी गंवाने वाले शख्स ने बीएमसी से 1.5 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया है। 51 साल के विजय हिंगोरनी नाम का शख्स 29 नवंबर को खुले मेनहोल में गिर गया और उसका पैर टूट गया था, जो अब तक ठीक नहीं हुआ। जबकि 22 दिसंबर को उसे बेंगलुरु में अपनी नई नौकरी ज्वाइन करनी थी। कंपनी ने वो नौकरी अब किसी और को दे दी है। इसके बाद विजय ने बीएमसी को 1.5 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में शनिवार रात कैदियों के लिए म्यूजिक शो का आयोजन किया गया। इस दौरान डांस के साथ ही पहचान कौन फेम स्टैंड अप कॉमेडियन नवीन प्रभाकर ने भी परफॉर्म किया। मिकी नरूला के ग्रुप ने डांस और म्यूजिक की परफॉर्मेंस दी। जेल प्रशासन का कहना है कि कैदियों को तनाव भरी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए अक्सर जेल में ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद पश्चिम बंगाल में पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड बेचने वालों पर शिकंजा कस दिया है। दुर्गापुर में पुलिस ने जाली दस्तावेजों पर सिम कार्ड बेचने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के बाद सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने 9 घुसपैठियों को भारत बांग्लादेश सीमा पार करते धर दबोचा। इन सभी लोगों ने केदारी और बेलेदंगा इलाके में घुसपैठ की थी, तभी इन पर बीएसएफ की नजर पड़ गई। गिरफ्त में आए 9 घुसपैठियों में 8 बांग्लादेशी और 1 भारतीय है। बीएसएफ ने सभी घुसपैठियों को हबीबपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट इलाके में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने वारदात में शामिल देह व्यापार के धंधे से जुड़ी एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पैसे लेकर महिला नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर एक खाली पड़े मकान में ले गई थी, जहां 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया। यूपी के बागपत जिले के सिंघावली इलाके से लापता छात्रा का 10 दिनों के बाद भी अभी तक पता नहीं चल सका है। परिजनों ने 10वीं की छात्रा के अपहरण की आशंका जताते हुए FIR दर्ज कराई थी। इस मामले को लेकर गांव में पुलिस के प्रति आक्रोश है और गांव वालों ने महापंचायत करने का निर्णय लिया है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इलाहाबाद में STF की टीम ने 50,000 रुपए की इनामी डकैत राधेश्याम मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए डकैत के खिलाफ फतेहपुर और कौशाम्बी में हत्या, डकैती और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। मुखबिर से मिली जानकारी के बाद STF ने धूमनगंज पुलिस के साथ नाकेबंदी कर राधेश्याम को धर दबोचा। पुलिस ने डकैत के पास से पिस्टल और मैगजीन भी बरामद की है। ग्रेटर नोएडा में कासना कोतवाली के ठीक पीछे हुई डकैती के केस में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि 2 महीने पहले पेंटर सत्तार ने घर की रेकी की थी और बाद में 8 डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी डकैतों को गिरफ्तार कर 1,60,000 कैश और जेवरात बरामद कर लिया है। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 315 बोर के 5 तमंचे और होंडा सिटी कार भी मिली है। हरियाणा के रोहतक में ट्यूशन पढ़ने जा रही एक 9वीं कक्षा की छात्रा को अगवा करने के बाद गैंगरेप करने की वारदात सामने आई है। पीड़ित छात्रा को लेकर आरोपी 6 घंटे तक कार में घूमते रहे। इस दौरान चलती कार में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बाद में आरोपी छात्रा को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में 3 आदिवासी युवतियों के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। इनमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। सभी युवतियां एक खेत में काम कर रही थी। तभी ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर करीब 20 लोग खेत में पहुंच गए और मजदूरों को गाली गलौज कर भगा दिया। साथ ही 3 युवतियों को बंधक बना लिया। बाद में उनके साथ रेप किया गया। महिलाओं का कहना है कि खेत पर मालिकाना हक को लेकर विवाद है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन तीनों आरोपी अभी तक फरार हैं। दिल्ली के मधुविहार इलाके में हॉलीडेज पैकेज के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जालसाजी के आरोप में हॉलीडेज पैकेज बेचने वाली फ्लाईबर्ड कंपनी के मालिक रवि राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस कंपनी के लोग पहले तो लोगों से पैसे लेकर एयर टिकट बुक करते, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कराकर पैसे वापस खुद रख लेते। कई लोगों को तो इसका पता एयरपोर्ट पहुंचने पर ही लगता था। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार पुलिस भी सतर्क हो गई है। अर्धकुंभ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने में लगी रुड़की पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी मोहम्मद रसूल को गिरफ्तार किया है। खबर है कि एक दलाल ने 4,000 रुपए लेकर रसूल को दिनाजपुर में सीमा पार कराई थी। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर वहशियाना हरकत से शर्मसार हुई है। 17 साल के एक नाबालिग युवक पर 6 साल की मासूम से रेप का आरोप लगा है। बादली इलाके में हुई इस वारदात के बाद आरोपी युवक फरार है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को आपसी रंजिश का शक है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक महिला हिना की मौत के बाद परिजनों ने पति इशरत पर गला दबाकर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया है। 5 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति को हिरासत में ले लिया है। दरभंगा में हुए इंजीनियर के दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 2 और गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस ने बहेड़ी प्रमुख मुन्नी देवी और उसके पति संजय लाल देव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी ट्रेन से बरौनी के रास्ते दरभंगा आ रहे हैं। स्टेशन पर उतरते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने 9 कुख्यात अपराधी पर लगाया CCA यानी गुंडा एक्ट। अपराध पर अंकुश लगाए जाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत पुलिस ने अब तक 84 लोगों को पकड़ा है। साथ ही वाहन चेकिंग के दौरान काटे गए चालान से 10 लाख से अधिक रकम जुटाई गई। बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके में डॉक्टर S सैफ सुभानी से अपराधियों ने फोन पर 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। इसके साथ ही बीजेपी नेता संजीव झा से भी बदमाशों ने मोबाइल पर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। यूपी के कासगंज में नाली को लेकर जमकर विवाद हुआ और नौबत गोली चलने की आ गई। पथराव और गोलीबारी में 7 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।